दोस्तों इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। मार्केट के अंदर दोस्तों चीज़ें सही नहीं चल रही है। स्टॉक्स आप देख सकते हैं, पोर्टफोलियोज हम देख सकते हैं, कुछ खास ठीक चीज़ें नहीं है। लेकिन एक जगह चीज़ें ठीक चल रही है, वो है इंडिया और रशिया का ट्रेड। देखिए एक न्यूज़ आती है जिसमें आप देख चुके होंगे जून 15 को कि वेनेजुला का ऑयल एक्सपोर्ट हिट कर गया 7 साल के हाई को। और ये सब पैसे कमाने की स्ट्रैटेजी है, जो भी ट्रम्प अभी वॉर प्ले कर रहा है या जो भी कुछ हो रहा है, आगे चल के वीडियोस के अंदर और बातचीत करेंगे। यूएस ने ऑयल बेचना शुरू किया, अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज किया और उससे काफ़ी अच्छे फंड्स जनरेट किए। ठीक है, ग्लोबल जो बायर्स थे वो रिटर्न हो गए, क्योंकि पहले सैंक्शंस लगे थे कि वेनेजुला से ये कंट्रीज ऑयल बाय नहीं कर सकती, इंडिया भी ऑयल बाय नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद में जैसे यूएस ने हड़पा तेल को, और उसके बाद में पता ही है आपको सैंक्शंस वगैरह सब हट गए थे। ठीक है, इसके बाद में आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे डेटा कितना है, 1.25 मिलियन बैरल पर डे मई के मंथ के अंदर। ये जून 15 को डेटा आया था मई तक का, जिसमें बताने की कोशिश की थी कि वेनेजुला एक्सपोर्ट इतना हो चुका है, एस्टिमेटेड 1.25 मिलियन पर बैरल्स हम बोल सकते हैं पर डे के हिसाब से। जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज है, यूएस है, यूएस को भी ऑयल चाहिए होता है, तो वेनेजुला नहीं था तो यूएस बाकी कंट्रीज से इंपोर्ट करता था। वेनेजुला भी आ चुका है तो यूएस को कोई ज़्यादा कुछ नीड नहीं है बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट करने की, इसलिए यूएस मार्केट को कुछ खास डैमेज हुआ नहीं है। इनफैक्ट ऑयल है इनके पास में, तब भी इन्होंने पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ा दिए थे। उसके बाद में आप नेम देख सकते हैं, इंडिया का नेम देखने को मिलेगा, यूरोप देखने को मिलेगा। सो ये कुछ कंट्रीज है जो मेजर बायर बनी है वेनेजुला की। इसके बाद में आप देख सकते हैं आज एक न्यूज़ आती है, 1 जुलाई का डेटा आपके सामने है, और वेनेजुला का जो ऑयल एक्सपोर्ट है ये स्लाइटली गिर चुका है 1.2 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से जून के मंथ के अंदर, जो कि 1.5 हुआ करता था, अब ये 1.2 मिलियन हो चुका है। ये कमी कैसे आई उसको चेक कर लेते हैं। डेटा में आप नोट कर सकते हैं, जस्ट अभी 13 मिनट पहले की न्यूज़ है, और इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे जून का डेटा है 1.2 मिलियन बैरल्स पर डे। एक्सपोर्ट टू यूएस ये बढ़ चुका है, डेटा आप देख सकते हैं 6,30,000 बैरल पर डे। लेकिन एक्सपोर्ट टू इंडिया ड्रॉप हो चुका है 2,77,000 बैरल्स पर डे। इसका मतलब यह है कि इंडिया ने वेनेजुला से इंपोर्ट अपना कम किया है, और उसके पीछे के कुछ रीजंस है। वेनेजुला का जो ऑयल है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, अपनी रिफाइनरीज को इतना कुछ खास सूट नहीं करता है। न्यूज़ आ जाती है कि हम यूएस से परमिशन लेते हैं, परमिशन मांगते हैं, लेकिन वो सब डिप्लोमेसी है। उसके पीछे क्या चलता है आपको बताइए, हम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। डेटा दोस्तों ये कहता है कि इंडिया का जून क्रूड इंपोर्ट हिट रिकॉर्ड हाई, क्योंकि रशियन सप्लाईज सर्ज। टेंशन बढ़ रही है, काफ़ी सारी धमकियां मिलती हैं टैरिफ को लेकर। स्टिल आप देख सकते हैं कि अपना जो इंपोर्ट है वो रशिया से हाई पर पहुंच चुका है। परमिशन के लिए बातचीत होती रहती है, बट एक्चुअली जो गेम है वो पीछे चलता है। यूएस में ट्रम्प आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वोकल है, काफ़ी कुछ धमकी वगैरह सब चीज़ें हम सुनते रहते हैं, बट इंडिया इतना वोकल नहीं है। बट इंडिया एक्ट करता है, एक्शन लेता है उसके बेसिस पे। ये चीज़ आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ये सब बातें बताने का रीज़न ये है कि फर्स्ट आप ये देख सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के पास में सप्लाई है, डाइवर्सिफिकेशन है। सेकेंड रीज़न ये है कि अब आगे चल के आप न्यूज़ सुन सकते हैं कि टैरिफ इंडिया के ऊपर 50% हो गया, इंडिया के ऊपर 30% हो गया। ये न्यूज़ आपके सामने आएगी, क्योंकि जैसे ही डेटा रिलीज़ होता है उसके बाद में ट्रम्प का कुछ ना कुछ कॉमेंट आता है। आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा। जैसे आपने देखा यूरोप के मार्केट के अंदर भी वाइन्स के ऊपर टैक्स लगा दिया, और भी काफ़ी सारे टैरिफ्स वहाँ पे जोड़े गए 100%, जिसमें ट्रेड डील हो गई है, लेकिन उसके बाद भी टैरिफ ऐड किए हैं। ये सिचुएशन हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उसके लिए रेडी अपने को रहना है। अब देखिए दोस्तों, आईटी कंपनीज में आज काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। प्रॉफिट बुकिंग तो क्या ही बोलूँ मैं, लॉसेज ही है कंपनीज में, तो काफ़ी लोग अपने लॉसेज को बुक कर रहे हैं। इन्फोसिस TCS 50% गिर चुके हैं अपनी पीक से। क्वेश्चन ये है कि वर्स्ट आने वाला है क्या, मतलब इतना सब कुछ हो गया है उसके बाद भी क्या ये स्टॉक्स और गिरने वाले हैं क्या। तो फर्स्ट आप ये समझिए कि क्या कारण है स्टॉक्स के गिरने के पीछे का। देखिए कारण वही है जो कल था, आज कोई सेपरेट न्यूज़ नहीं आई है। डिमांड कम है, आईटी स्पेंडिंग कम हो चुकी है क्लाइंट्स की तरफ से, एआई उसमें मेजर रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यूएस फेड ये इंटरेस्ट रेट हाई रखेगा काफ़ी लंबे समय तक। ये सेकंड रीज़न इसमें हो चुका है। उसके बाद में एआई डिस्ट्रप्शन वरीज, तीसरा रीज़न। उसके बाद में चौथे को देखें तो सेलिंग इन मेजर आईटी स्टॉक्स, जिसमें टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, ये जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, इनमें हैवी
प्रॉफिट बुकिंग तो देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, बाकी लॉस बुक यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने किया है। इसके बाद में पांचवें रीजन को देखें तो सेक्टर रोटेशन। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि अगर आईटी में से पैसा निकलेगा तो पैसा सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, बैंकिंग में। आईटी बैंक्स कॉन्ट्रा परफॉर्म करते हैं। जब आईटी अच्छा करता है तो बैंक्स अच्छा नहीं करते, और बैंक्स अच्छा करता है तो आईटी अच्छा नहीं करता है। सो बैंकिंग सेक्टर यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ऑटोमोबाइल है, एफएमसीजी है, ये एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट है, यानी इनको बेनिफिट मिलेगा। जो रोटेशन होगा, जो पैसे निकलेंगे वो इन सेक्टर्स में आ सकते हैं, लेकिन कब, जब क्वार्टर वन के रिजल्ट अच्छा आएंगे। सो क्वार्टर वन में अपने को देखना है। अभी भी आप नोटिस कर रहे होगे कुछ कंपनीज हैं जिनकी कमेंट्री अच्छी है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, तो उनमें कितना पैसा फ्लो हो रहा है, उनके स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। वो कुछ ही कंपनीज हैं, तो पैसे आएंगे बट नंबर्स अच्छे आने चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन तो अभी बैंक्स की काफ़ी कंफर्टेबल हो चुकी है। तो ये चीज़ आपको चेक करना है। सो आज का हम डेटा देखें जिसमें कोफोर्ज आपको नंबर 1 पे देखने को मिलेगा, 6% का क्रैश, 6% की मंदी है। एचसीएल टेक उसके बाद में है, टेक महिंद्रा, टीसीएस, एम्फेसिस। तो इन सभी कंपनीज का पैटर्न तो आपको पता ही है, डाउन ट्रेंड में है। कोफोर्ज अप ट्रेंड में है, इसको चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी न्यूज़ नहीं है, कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जो कोफोर्ज की तरफ से आई है, कोई भी ऐसी खबर नहीं है जो कोफोर्ज की तरफ से नहीं आई है। तो स्टॉक बिना किसी न्यूज़ के गिरा है, तो हो सकता है कुछ न्यूज़ आने वाली हो, ये भी आपको थोड़ा सा समझना है। प्लस आप देखोगे तो वीकली चार्ट अभी भी आपको अप ट्रेंड दिखाएगा, लेकिन ये जो गिरावट हुई है ना, ये अब इसमें चार्ट में दिखना शुरू हो चुकी है, यानी ध्यान रखने का समय आ चुका है। ठीक है, इसमें फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर्स वगैरह कैसे हैं। आपको वैसे पता ही है, जो भी चैनल पे नए हैं। फाइनेंशियल ईयर 27 जो अभी शुरू हो चुका है, ये काफ़ी अच्छा जाएगा। क्वार्टर वन के रिजल्ट अच्छा आएंगे, पूरा साल कंपनी के लिए अच्छा जाने की उम्मीद है। मैनेजमेंट की गाइडेंस कुछ ऐसी है कि कंपनी के पास में काम अच्छा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, टेक्निकल्स हम देखें तो बाकी जो आईटी कंपनीज है अपने नए लोस को बना रही है, वहाँ पे ये कंपनी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। सो टेक्निकली भी स्टॉक अच्छा है। लेकिन देखिए दोस्तों, स्टॉक जब ऊपर जाता है तो बीच बीच में गिर के ऊपर जाता है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो 15% की गिरावट थी, उसके बाद भी स्टॉक चला। यहाँ पे भी थोड़ी 10% के आसपास की गिरावट थी, स्टॉक चला। फिर 10% की गिरावट है, देखते हैं स्टॉक चलता है क्या। एक पॉइंट है जो आपको यहाँ पे अगर समझ में आ रहा है, टेक्निकल्स में हम क्या देखते हैं, लोज हाइज देखते हैं कि वो किस तरह से ऊपर या नीचे जा रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा 15% स्टॉक गिरा था, लेकिन उसके बाद में हुआ क्या, जो हाइज है वो ऊपर शिफ्ट हुए, जो लोज है ऊपर शिफ्ट हुआ। अभी क्या हो चुका है, अभी जब स्टॉक गिरा है तो जो हाई है वो ऊपर शिफ्ट नहीं हुआ है। ये हाई आप यहाँ पे देख सकते हैं, और सेकंड जो हाई है वो यहाँ पे है। तो इसको डबल टॉप बोलते हैं, जो कि कॉशियस होता है, थोड़ा सा संभल के चलना होता है, क्योंकि जब टॉप बीट नहीं होगा तो स्टॉक नीचे आ सकता है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब क्वार्टर वन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि क्वार्टर वन नज़दीक है। ऐसे में जो भी कंपनी अच्छा कर रही है, चाहे वो क्यूपिड ही क्यों ना हो, चाहे वो XYZ कोई भी कंपनी क्यों ना हो, नंबर्स अगर आने वाले होते हैं तो वहाँ पे बड़े प्लेयर्स, अगर स्टॉक चल रहा होता है तो उसमें से प्रॉफिट बुक करते हैं या होल्ड करते हैं। बाय करने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि रिजल्ट जब नज़दीक है तो हमको देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, क्योंकि गाइडेंस कभी कभी चेंज हो जाती है, गाइडेंस के अंदर कभी कभी चेंजेस बनते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, सेकंड कंपनी है टाटा एलेक्सी। इसका भी स्टॉक आज 6% के साथ में क्रैश हुआ है। 35 का पी रेशो है, केपीआईटी टेक के कंपैरिजन में ज़्यादा है, बट इसका बिजनेस ज़्यादा डाइवर्सिफाई भी है। तो ये मत सोचना इसको गिरा के केपीआईटी टेक की वैल्यूएशन मिलेगी, बट हाँ यहाँ पे भी प्रॉब्लम रहेगी। पिछला क्वार्टर बस इसका ठीक गया था, उससे पहले के कुछ खास नंबर्स आए नहीं थे। टेक्निकली आप देखोगे तो केपीआईटी की तरह इसमें भी एक ब्रेकडाउन हो चुका है। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो इसका मतलब यही है कि जो इन्वेस्टर जितना लेट बेचेगा उसको उतना बड़ा नुकसान बुक करना पड़ेगा, क्योंकि जब स्टॉक चलता है तब आपका प्रॉफिट बनता है, लेकिन जब स्टॉक गिरता है तब आपके लॉसेस बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि क्या कर सकते हैं। देखिए, नंबर्स देखते हैं, उसके बाद में ही एग्जिट बनता है। कई लोग करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। तो जो नहीं करते हैं ना, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 2-3 कंपनी एग्जाम्पल लेके 5 कंपनीज आपने ली है, ABCDE, ठीक है, ए कंपनी अगर खराब कर रही है, बी कंपनी कम खराब कर रही है, सी कंपनी अगर अच्छा कर रही है, डी कंपनी अगर अभी न्यूट्रल है, आगे चल के अच्छा कर सकती है, ई कंपनी भी न्यूट्रल है। मैं आपको प्लस कंपनी क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट वैसा है ही नहीं।
लेकिन जो एक कंपनी सबसे खराब कर रही है ना, उसमें गलती करते हैं इन्वेस्टर और पैसे डालने की, बस वो मत करिए। अगर मेरे पास में कुछ ऐसी कंपनीज होती जो सॉलिडली डाउन ट्रेंड में है, या तो मैं एग्जिट करता या मैं और वेटेज नहीं देता। अगर और पैसे लगाने होते तो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता जहाँ पे ट्रेंड अच्छे हैं या फिर नंबर्स अच्छे आने की संभावना है, या नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, इन कंपनीज में और पैसे नहीं लगाता। सो वही चीज़ है, एग्जिट करने की क्षमता है तो इन्वेस्टर्स एग्जिट करेंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं मैं इतना टाइम नहीं दे सकता, 2-3 साल का समय और लगेगा और मेरे पास में अपॉर्चुनिटी बनती है और कुछ कंपनीज अभी नीचे हैं जो अच्छा कर सकती है, तो वो एग्जिट करते हैं। और नहीं समझ में आता है तो वो होल्ड करते हैं, बाकी कंपनीज के ऊपर फोकस करते हैं, उसमें फंडिंग करते हैं, बाकी कंपनीज जो भी अच्छा कर रही है। लेकिन ऐसी कंपनीज में और पैसे नहीं लगाते हैं जो कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में है और आगे भी डाउन ट्रेंड में रहेगी, क्योंकि नंबर्स और गाइडेंस दोनों वीक है। इसके बाद में तीसरी कंपनी एक बार हम चेक करते हैं, मुथूट फाइनेंस 3% नीचे है। सो आज आपने नोटिस किया होगा कि एनबीएफसीज चली है, होम फर्स्ट फाइनेंस, बाकी जो एनबीएफसीज हैं, श्रीराम फाइनेंस, इनके स्टॉक्स आज चले हैं, लेकिन मुथूट नीचे चल रहा है। नंबर्स देखो इसके बहुत अच्छे हैं, कमाल के नंबर्स दिए हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे का, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्रोविजंस अब इसको बनाने पड़ेंगे। प्रोविजंस क्या होता है कि फ्यूचर के जो लॉसेज होते हैं, जो नुकसान होते हैं, उनके लिए पहले से ही फंड अलग रखना। लॉसेस क्यों? गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। गोल्ड जब हाई पे था, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 1 लाख का प्राइस था, तो लोगों ने जो लोन लिया है वो 1 लाख रुपए का लिया है, सोना गिरवी रख के है। अब गोल्ड मान लो 80,000 पे आ चुका है, तो अगर जो लोन है वो चुकाया नहीं तो कंपनी क्या करेगी? सोना जब्त करेगी। 1 लाख पैसे दिए हैं, लेकिन रिकवरी कितनी होगी? 80 लाख, 80,000 की। गोल्ड का प्राइस अप्स एंड डाउन्स कर रहा है, तो हाई वॉलेटिलिटी के लिए ये जो गैप्स आए हैं, जो डिक्लाइन हुई है, उसका पहले से ही कंपनी को प्रोविजन बनाना होगा। और वो सब चीज़ें आपको चार्ट बता देता है। अगर आप देखोगे तो मैंने आपको समझाया था कि बाकी एनबीएफसीज जैसे बजाज फाइनेंस, उसका चार्ट आप देखो निफ्टी जैसा है, बाकी कंपनीज का चार्ट आप देखो निफ्टी जैसा है, बैंक्स का देखो निफ्टी जैसा है। क्या यहाँ पे चार्ट निफ्टी जैसा है? नहीं, निफ्टी से खराब परफॉर्म करा। इट मीन्स यहाँ पे चीज़ें बुरी हो सकती हैं, बट वही चीज़ हर बार एग्जिट करना टाइमली पॉसिबल नहीं होता है। काफ़ी लोग एग्जिट कर लेते हैं, काफ़ी लोग नहीं करते हैं, तो वो ओवर ऐड नहीं करते। जस्ट मैं आपको ये समझा रहा हूँ। और स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड के अंदर है कम्प्लीटली, सो वो चीज़ आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यहाँ पे चीज़ अभी सही नहीं है। अगर नंबर्स अच्छे आते हैं, कंपनी प्रोविज़न बना लेती है, उसके बाद भी इतना कुछ खास डैमेज नहीं होता है, प्रोविजंस इतने कुछ खास नहीं बनते हैं, गोल्ड के प्राइजेस वापस से ऊपर जाना शुरू करते हैं, तो इन कंपनीज में डेफिनेटली तेजी बनती है। ये क्वालिटी कंपनीज होती है फाइनेंस की, तो इनको उस हिसाब से देखना होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।